नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फार्म लॉस के बारे में। आपने देखा फार्म लॉस को रिपील कर दिया गया। ये जो क्लास रहेगी ये थोड़े लेजिस्लेटिव एंगल पे रहेगी और हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इन लॉस को अब रिपील किया जाएगा, क्या क्या गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, किस तरह से उन ऑप्शंस को अवेल किया जाएगा, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है तो कैसे उसको यूज़ किया जाएगा। इनफैक्ट आपने देखा कल हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा कि हम इन तीनों लॉस को रिपील करेंगे क्योंकि तीनों लॉस को लेकर काफ़ी इश्यूज थे। लगभग लॉज इंप्लीमेंट करने के 14 महीने के बाद इनके रिपील करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में रिपील की जो यहाँ पे कंडीशंस हैं वो कैसे फुलफिल होंगी और विंटर सेशन में कैसे इसको रिपील किया जाएगा। पहले चर्चा कर लेते हैं ये तीनों फार्म लॉस किस किस बात से रिलेटेड थे। अब ऑब्वियसली इतना टाइम हो गया तो आपको इनके बारे में पता होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 था। इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स थे। यहाँ पे बेटर प्राइसिंग की बात की जाती, लेकिन कॉन्स यही थे कि एपीएमसी मार्केट्स जो हैं वो शायद ख़त्म हो जाती, उनको हटा दिया जाता। और सबसे बड़ी बात है कि ओवर द टाइम अगर एपीएमसी मार्केट्स ख़त्म होती तो जो मिडल मैन हैं और जो स्टेट्स हैं उनके रेवेन्यूज़ खत्म हो जाते हैं। इसी के अलावा आप देखेंगे फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस बिल है। ये बेसिकली फार्मर्स को एक राइट देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, वो होलसेलर के साथ, एक्सपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑपोजिशन यही था कि जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो इस तरह के फार्मिंग के जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको असर्व कर लेंगे या फिर उनकी मोनोपोली हो जाएगी। तीसरा था एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में से आपने देखा वीट, राइस, सीरियल्स जो है इनको रिमूव कर दिया गया था, जिससे कि इनका स्टॉक पाइलिंग जो है वो की जा सके स्टॉक लिमिट से ऊपर। तो अगेन यही इसका कौन था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो स्टॉक पाइलिंग कर लेंगे और फिर प्राइसेस को अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करेंगे। तो सबको जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे रिपील किया जाएगा। इसके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल से ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि देयर आर टू वेज टू रिपील द लॉ। दो तरह से इन लॉस को रिपील किया जा सकता है। एक है इमीडिएटली ऑर्डिनेंस ले आया जाए। इनफैक्ट जो अपोजिशन है वो कह रही है जब सरकार हर काम के लिए ऑर्डिनेंस लाती है, लॉस को लाने के लिए भी ऑर्डिनेंस लाई थी, तो इसे रिमूव करने के लिए ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला रही? वाई दे आर वेटिंग फॉर द विंटर सेशन। देखते हैं एग्जैक्टली कि किस तरह से यहाँ पे ऑर्डिनेंस ला के इनको रिपील किया जाएगा। टेक्निकली ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब कल ही एक ऑर्डिनेंस ले आएँ और इनको रिपील कर दें, और जब पार्लियामेंट बैठे तो उस ऑर्डिनेंस को एक रिपीलिशन बिल से रिप्लेस कर दे। पहला ये है। दूसरा ये है कि अदरवाइज किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, अदरवाइज क्या है, पार्लियामेंट बैठेगी विंटर सेशन में, जिस तरह से लॉस को इंट्रोड्यूस किया गया था उसी तरह से रिपील होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल का पार्ट है। तो इनके लिए लोकसभा, राज्यसभा कहीं पे भी रिपील करने का एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दोनों हाउसेस को पास करना होगा। फाइनली वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा और प्रेसिडेंट को उसको मोहर लगानी होगी, प्रेसिडेंट को उसको असेंट देना होगा। जैसे ही वो असेंट हो जाएगा वो रिपील का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। देखो, रिपील का मतलब यही है कि बिल अब नलीफाई हो जाएगा, बिल खत्म हो जाएगा, बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट इस लॉ को रिपील करना चाहती है, तो एक सेपरेट रिपीलिशन ऑफ 3 एग्रीकल्चर लॉस करके बिल लाया जाएगा और वो तीनों लॉस को एक साथ रिपील कर देगा। वैसे एक और तरीका होता है रिपील करने का। कई बार ऐसे भी लॉज होते हैं जिसमें सनसेट क्लॉज डाल दिया जाता है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं रिपील करने की, तो हम समझेंगे एग्जैक्टली सनसेट क्लॉज क्या होता है। देखिए, जैसे हम बात करें टाडा की, तो टाडा में एक सनसेट क्लॉज डाल दिया गया था। कोई भी लॉ जब पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करती है तो हो सकता है कि वो लॉ उसको 2 ही साल के लिए चलाना हो, 2 ईयर की उस लॉ की रिक्वायरमेंट हो। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इंट्रोड्यूस करते समय उसमें एक सनसेट क्लॉज डाल सकती है कि 2 साल के बाद ये जो लॉ है इसका ऑटोमेटिक सीजर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये लॉ जो है सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर बिल में ऐसा कुछ नहीं था। तो अब एग्रीकल्चर बिल के लिए सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि पार्लियामेंट को एक लॉ एनेक्ट करना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। अब ये एनेक्ट करने की पावर कहाँ से आएगी? जैसे कि हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर मिलती कहाँ से है, स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉ मेकिंग पावर मिलती कहाँ से है। आर्टिकल 245 ये कहता है कि शेड्यूल 7 में जो जो लिस्ट जहाँ जहाँ मेंशन है, पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली उस पर लॉज बना सकती है। यहीं पे अब आप देखेंगे कि एक रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट भी इसी पावर से आएगा, आर्टिकल 245 से। आर्टिकल 245 में पार्लियामेंट एक लॉ लेके आएगी, रिपीलिंग एक्ट ऑफ 2021, जिसमें ये लिखा जाएगा कि ये जो तीनों फार्म लॉज थे इनको अब रिपील किया जा रहा है। ये आज से एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सीज टू एग्जिस्ट हो जाएंगे या फिर ये किसी बैक डेट से
एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी या फिर कैबिनेट हमारी फाइनलाइज करेगी कि किस तरह से होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो एक मसौदा लेके आएगी, एक बिल प्रिपेयर करेगी, उस बिल को कैबिनेट अप्रूव करेगी, वो कैबिनेट फिर इंट्रोड्यूस कराएगी लोकसभा या राज्यसभा में, फिर दोनों हाउसेस से पास होगा, फिर प्रेसिडेंशियल असेंट पे जाएगा। अच्छा, ये काफ़ी बार पहले भी किया जा चुका है। इस तरह का एक्ट 1950 में भी लाया गया था, जिससे 72 पुराने एक्ट्स को रिपील किया गया था। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा 2019 में भी रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, जिससे जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ये लोग 2016-17 में लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी रिपील किया गया था। कुछ पुराने डिफंक्ट लॉज थे, जैसे बीडी वर्कर वेलफेयर एक्ट था, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट था, इन सबको भी हटाया गया था। तो ये पार्लियामेंट का एक प्रोसेस होता है कि इस तरह से रिपीलिंग अमेंडिंग बिल लाया जाता है, उसको एक्ट बनाया जाता है, पास किया जाता है, और फिर फर्दर वो जो है रिपील कर देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया 2019 वाला लास्ट टाइम आया, तो लगभग अब तक 14 से 15 बार इस तरह के रिपीलिंग लॉस आ चुके हैं। जैसे अभी मैंने आपके साथ आर्टिकल 245 की बात की, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। 245 स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों को ही लॉ मेकिंग पावर की बात, दोनों की ही लॉ मेकिंग पावर की बात करता है, बट अल्टीमेटली आइडिया वही है कि रिस्पेक्टिव एरियाज पे लॉ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है 245 में, ये बात भी है। 245 क्लॉज 2 में देखेंगे कि पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को आप इनवैलिड ये बोल के नहीं कह सकते कि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, मतलब उसने किसी स्टेट लिस्ट पे लॉ बना दिया। यानी पार्लियामेंट के पास पूर्णतः ऑटोनॉमी है देश के किसी भी मुद्दे पे लॉ बनाने की। तो यहीं से हम पता चल जाता है कि हम एक तरह से क्वासाई फेडरल हैं, या फिर हमारा जो फेडरेशन है वो टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर है। आर्टिकल 25 इस बारे में भी बात करता है। ठीक है। तो अब देखते हैं इस तरह से कि कितने रिपीलिंग लॉज आप देखेंगे आए हैं। बहुत सारे इस तरह के लॉज पहले भी लाए गए हैं, रिपीलिंग लॉज जो पुराने लॉज को हटाने के लिए लाए गए थे। तो यहाँ पे भी अब एक ही प्रोसेस है, रिपीलिंग अमेंडिंग बिल लाया जाएगा, फिर उसे पास किया जाएगा, और अल्टीमेटली इस तरह से ये जो लॉज हैं ये अमेंड हो जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2015 के बिहार इलेक्शन से पहले भी लैंड एक्विजिशन लॉ को इसी तरह हटाया गया था। तो अब गवर्नमेंट देखिए समय समय पे इस तरह के लॉज ला सकती है। गवर्नमेंट को लगता है कोई भी ऐसा लॉ है ऑब्सोलीट हो गया है, पुराना हो गया है, जनता उसको हटाने की डिमांड कर रही है, रिमूव करने की डिमांड कर रही है, रिप्लेस करने की डिमांड कर रही है, तो वो इन तरह के एडिशनल लॉ से हटाया जा सकता है। आशा करता हूँ बात क्लियर हो गया होगा आपको कि 245 का क्या महत्व है, 245 क्यों इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लॉ को रिमूव करना है, रिपील करना है, तो एक सेपरेट लेजिस्लेशन के थ्रू रिमूव और रिपील किया जाएगा। तो यही जानना था हमें इस रिपील के प्रोसेस के बारे में। मिलेंगे अगले ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।